नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इस चुनाव की, जिसे गेम चेंजर योजना माना जा रहा है, वो लॉन्च कर दी है। उसकी बात हम आपको बताएंगे। लालू यादव के बड़े बेटे ने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी, तेज प्रताप ने, उसकी बात भी करेंगे। इंटरनेशनल खबरों में कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती कराई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी चीफ ने। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने 1 घंटा उनको इंतजार कराया। इसकी पूरी कहानी, आज सब कुछ होगा इन सारी खबरों पर बात। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में महिला रोजगार योजना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रोजगार योजना की पहली किश्त आज महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी, जिससे महिलाओं के अकाउंट में आज 10-10 हजार रुपए चले गए। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक साथ ये रकम ट्रांसफर की गई है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना का ऐलान किया, जिसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली शुरुआत की है। हर महिला के खाते में, पात्र महिला के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आज कुल 7.5 हजार करोड़ रुपए की राशि, ये ना सिर्फ एक आर्थिक मदद है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की भी एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं से कहा कि बिहार में उनके अब दो भाई हैं, एक भाई मोदी, दूसरा भाई नीतीश कुमार। बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। अब ये स्कीम क्या है? वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है। बहुत दबाव था एनडीए के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, कि जैसी योजना का ऐलान या वादा किया है आरजेडी ने कि अगर वो सत्ता में आई तो 2100 रुपए या 2500 रुपए माई बहन सम्मान योजना के नाम पर वो सीधे महिलाओं के खाते में डालेंगी। ऐसा झारखंड में भी हुआ था, और झारखंड में आपने देखा कि हेमंत सोरेन को एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उसका लाभ भी मिला, वो दोबारा सत्ता में आए। तो वैसी कोई योजना लॉन्च करें, सीधे पैसा महिलाओं के खाते में जाए। अच्छा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी करके दिखाया और तमाम राज्यों में किया, मध्य प्रदेश में किया, वहां भी उसकी बंपर जीत हुई। लेकिन बिहार में ऐसा सीधा फैसला नहीं किया गया। ये जो स्कीम है, ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की एक स्कीम के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेश की कि ये 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए हम महिलाओं को दे रहे हैं, और अगर वो कोई रोजगार शुरू करने में, कोई काम धंधा शुरू करने में अगर वो कामयाब हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये 2 लाख रुपए तक की मदद सरकार की तरफ से उनको दी जा सकती है। बिहार की महिलाओं से आज संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन आरजेडी पर फिर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के कार्यकाल में अराजकता और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही झेली। बिहार में सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं ने ही झेली। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही है, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था।
इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। अब चूंकि आज महिलाओं के नाम पर योजनाओं का दिन था, तो तेजस्वी यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो योजना आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने शुरू की है, ये हमारी माई बहन योजना का दबाव का असर है। हालांकि चुनाव से पहले 1-2 किस्त जारी करने के बाद ये लोग बिहार से ही इसकी वसूली भी करेंगे। हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। अब देखिए, जो बात तेजस्वी यादव ने कही कि 1 किस्त डाल देंगे, 2 किस्त डाल देंगे, उसके बाद बिहार से वसूलेंगे। चुनाव से पहले जो पैसा पहुंच जाएगा एक बार, आप देख चुके हैं ये कमाल कैसा करता है। महाराष्ट्र इसका सबसे ताजा उदाहरण है। तो क्या इस योजना में वो दम है जो सीधे खाते में पैसा, अंतर यह कि वो फिर महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, झारखंड में हर महीने पैसा जाना है या जा रहा है, ये वो नहीं है, ये वन टाइम 10,000 है। नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो पृष्ठभूमि बिहार की है और जिस तरह का वहाँ महिलाओं को उनके हाथ में जितने पैसे आते होंगे, 75 लाख महिलाएं, हम लोग अभी शो शुरू होने के पहले इसी पर बात कर रहे थे, अगर 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार एक बटन से चला गया, 7,500 करोड़ की योजना हो गई, तो आप यकीन मानिए हम आप टीवी की डिबेट में बैठकर कुछ भी बात कर लें, कोई भी पक्ष चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री बीज पॉलिटिक्स का विरोधी हूँ, तो इसको कोई कह दे कि ये तो 10,000 दिया गया है उनको थोड़ा स्वावलंबी बनाने के लिए। और चूंकि बिहार में जो जीविका कार्यक्रम है बड़ा स्ट्रांग है, ये किसान महिलाओं के बीच में चलता है, ये बड़ा शानदार सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यक्रम है। मुझे लगता है देश के दूसरे राज्यों को भी कम से कम इस मामले में बिहार के जीविका कार्यक्रम से सीख लेना चाहिए। उनके खाते में ये पैसे गए हैं, यकीनन चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। अब कुछ भी कह दें तेजस्वी यादव का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना। तेजस्वी ये जो कह रहे हैं कि हम तो ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, आप तो बजट तक नहीं बता पाए थे, तो मुझे लगता है ये तो सरकार ने दे दिया। उसका एक उदाहरण हमने देखा था ना, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान तो किया लेकिन कर नहीं पाए, महाराष्ट्र में ऐलान भी किया, कर भी दिए, तो दोनों का फर्क दिखता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो वो कहते रहे वो करते रहे। जो तेजस्वी बोले अभी, क्या इसमें कहीं कोई उनका डर भी है, इस योजना से कुछ नुकसान होगा उनको? तेजस्वी को जी, ये तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महीने दर महीने पैसा मिल रहा होगा, लेकिन एक ही बार में 10,000 रुपये आ जाने का तो बड़ा इम्पैक्ट होता है ना। उस समय 1,000-1,500 रुपये मिल रहा था, फिर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो फर्स्ट अकाउंट में एक साथ ही आपके पास 10,000 रुपये आ गए, तो इसमें कोई आशंका नहीं बची। साल भर तो उस तरह से बड़ा गेम चेंजर हो गया। दूसरा, उसमें जो काम जिसकी चर्चा हुई कि जीविका के लिए, इसका एक बड़ा फायदा मैं इसको पॉजिटिव तरीके से यूँ देखता हूँ कि स्वरोजगार के लिए है। यदि इसकी 1/4 महिलाएं भी मान लीजिए रोजगार पर आगे बढ़ जाती हैं, तो भी बिहार की इकोनॉमी को और उनके परिवारों को बदलने में मदद मिलेगी, जिसके लिए वो सरकार ने कहा है कि 2 लाख रुपए देंगे। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भी 10,000 रुपये नहीं दे रहे, केवल आपको ट्रेनिंग के लिए भी मदद करेंगे। तो यदि वो ट्रेंड होती है तो मैं बिहार की इकोनॉमी, बिहार के आर्थिक हालात सुधरने में मदद हो सकती है। और चुनाव में मुझे लगता है कि यदि ये ठीक से काम कर गए, और ये तो एक ही अकाउंट एक बार में चला गया है, 75 लाख में गया है, कितने में गया है, लेकिन 75 लाख महिलाओं की योजना का मतलब तो ये हो गया कि जो हर जिसको कहना चाहिए योग्य महिला जो इस योजना के लिए होनी चाहिए, उन सबके ही खाते में पहुंच गया। क्योंकि 4 करोड़ महिला वोटर हैं टोटल वहाँ पर। अब 4 करोड़ में से इनकम टैक्स वाले और जो लोगों को निकाल दें तो 1 करोड़ के करीबन बचेंगे। 1,56,00,000 महिला। हाँ, तो मतलब हर दूसरी महिला तो हो ही गई 1,56,00,0ं को यदि देखें, तो ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसको तो आप इसको मानते हैं इसमें ये वो गेम चेंजर शब्द जो हम कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा, वो इम्पैक्ट है इसमें? गेम चेंजर शब्द मुझे छोटा लग रहा है इस योजना के लिए। छोटा लग रहा है आपको? छोटा लग रहा है। अच्छा, ठीक। यदि मतलब नतीजे क्या होंगे वो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बड़ी स्कीम है। लेकिन ये स्कीम, खास बात ये है कि ये स्कीम
उस सरकार ने लागू की है जो इसके खिलाफ है, फ्रीबीज के, और उस प्रधानमंत्री ने की है जो पूरी तरह से खिलाफ है इस योजना के। हाँ, बीजेपी तो लेकिन अब कई राज्यों में कर चुकी है। उनके मुकाबले तो ये वैसी डायरेक्ट फ्री भी कम से कम नहीं लगती उतनी, मतलब आपने भी कहा जैसे कि उतनी बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना है एक तरह से। एक बार नीतीश जी की बात भी मैं आपको सुनवा देता हूं। आज के कार्यक्रम में एक्चुअली नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार वहां कार्यक्रम में थे। नीतीश कुमार ने भी आरजेडी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बिहार में आज जो भी हो रहा है वो मोदी नीतीश नहीं किया है, आरजेडी ने अपने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा। तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, एनडीए जो कर रहा है बिहार चुनाव से पहले महिला वोटरों को लुभाने के लिए, वो तो है ही, साथ साथ जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने भी कल पटना के अंदर उन्होंने भी महिलाओं के साथ संवाद किया था और उन्होंने भी एक स्कीम जो है कल लॉन्च की है। तेजस्वी यादव ने माय बेटी योजना का ऐलान किया कि हमारे तो ये योजना हम लॉन्च करेंगे। नीतीश कुमार की कोर वोटर्स में महिलाएं शामिल हैं और बिहार की कुल महिला वोटर्स की संख्या है 4,07,00,000, जो कुल वोटर्स का 47.7% है और पिछली बार इसमें से 59.7% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। इसलिए तेजस्वी की नजर बिहार की महिला वोटर्स पर है। कल पटना में उन्होंने महिलाओं से बात की, इस योजना का उन्होंने ऐलान किया। तेजस्वी यादव की इस योजना का जो फुल फॉर्म है MAA, M से मकान, A से अनाज और A से आमदनी, ये वो कह रहे हैं। और बेटी आगे वो भी माँ बेटी, तो B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग, I से इनकम। बढ़िया है। अगर दोनों ही इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दोनों ही गठबंधन सर आए और योजना अगर किसी की भी कामयाब हो जाए, वो महिलाओं का भला अच्छी बात है। इसीलिए सौरभ जी मैं चाहता हूँ देश में चुनाव होते रहें क्योंकि चुनाव होते रहेंगे तो ये सब जनता को कम से कम कुछ मिलता रहेगा। वरना अगर एक बार चुनाव हो गए 5 साल बाद तो फिर 6 महीने इंतजार करिए। तो खैर ये मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लेकिन दोनों योजनाएं बड़ी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। बस फर्क ये है कि एक में पैसा ट्रांसफर हो गया, दूसरी में होगा अगर सरकार में आएंगे तो। और सबसे बड़ी बात यह है जो नीतीश कुमार जी की योजना है उसमें 10,000 रुपये तो गए, यानी 75 लाख महिलाओं को अगर 10,000 रुपये गए हैं, 75 लाख, तो आप मान के चलिए 75 लाख परिवारों को, 75 लाख परिवार की एक महिला, एक परिवार की महिला, तो 75 लाख परिवार का मतलब होता है एक परिवार में 4-5 वोटर तो होते ही हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, देवर, मतलब 5 एवरेज 5 वोटर मान के चलिए। सास ससुर हैं शादी बिहार में, तो अब आप उसका असर उसको मल्टीप्लाई कर जोड़ दो सर। मैंने खबर पढ़ी, मुझे पता नहीं था ऐसे भी सर्वे होते हैं, और चुनाव आयोग ने एक सर्वे कराया था कि वोटिंग के लिए लोग अपना मन कैसे तैयार करते हैं, तो उसमें बिहार के लिए उन्होंने ये बताया कि बिहार में पूरा परिवार बैठ के तय करता है किसको वोट करना है। सही ये हर जगह नहीं होता। बिहार में काफी हद तक परिवार जो है तय करता है, लेकिन बिहार में ये भी है जो मेरा अपना अनुभव है 2015 का, कि नीतीश जी ने जो महिलाओं के लिए नीतीश जी ने वाकई बिहार में बहुत काम किए थे। 2005 से सरकार आई और इसीलिए बिहार में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश जी ने अपने लिए तैयार की महिलाओं की। और 2015 में जब मोदी जी और नीतीश जी से खिलाफ थे तो भी महिलाओं ने नीतीश को ही चुना था। और मैं तो उन गाँवों में गया जहाँ बीजेपी के वोटर थे, घोषित जो जातियाँ बीजेपी को वोट करती हैं, वहाँ की महिलाएं भी नीतीश जी के लिए वोट कर रही थी। तो ये परिवार से भी अलग, तो नीतीश की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और इस जो आज उन्होंने 10,000 वाली योजना की है उससे वो कॉन्स्टिट्यूंसी और मजबूत होगी। और इसमें आगे का सपना भी है ना कि अगर हमारी सरकार आ गई और आपने रोजगार शुरू कर दिया तो 2 लाख हम और देंगे। आपको बस काम शुरू करना है, उसका एक प्रूफ तो देना है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, तेजस्वी जी का वादा है, अब उस वादे पर कितना भरोसा में बिहार की महिलाएं करती हैं और अपना वोट उनको देती हैं, ये चुनाव के नतीजे से पता अब। लेकिन तेजस्वी तो और परेशानियों से भी घिरे हुए हैं समीर जी। चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को, तेज प्रताप यादव को, परिवार से निष्कासित कर दिया था। अब आगे पढ़ाइए। अब तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है, उनकी पार्टी का नाम है जन शक्ति जनता दल।
जनता दल इसमें भी है, जनशक्ति जनता दल। चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड उनको मिला है। अच्छा, दिलचस्प बात यह, तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी की जो फोटो पोस्ट की है उसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कर्पूरी ठाकुर सबके चेहरे हैं, लेकिन लालू राबड़ी की कोई तस्वीर उन्होंने नहीं लगाई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण परिवर्तन करना है, एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। अभी होते अपनी पार्टी में तो नवनिर्माण कर रहे होते या सारी व्यवस्था बदल रहे होते तेज प्रताप जी। हम लोग, उन्होंने कहा, बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब लड़ाई लड़ना तो उनकी मजबूरी है, पिताजी ने बेदखल कर दिया है जायदाद से भी, राजनीतिक जायदाद से भी और परिवार से भी, तो अब क्या करें। हाँ, लेकिन अभी तक ये लग रहा था कि क्या कोई गुंजाइश है कि ये इनकी वापसी दोबारा परिवार में हो जाए। अब लग रहा है दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी इन्होंने पार्टी बनाई। देखिए, जनशक्ति जनता दल एक पुरानी पार्टी थी वहाँ पर। अच्छा। इसको इन्होंने टेक ओवर किया है। ये पहले से रजिस्टर्ड थी, 8 साल पुरानी। इसको इन्होंने टेक ओवर किया, सारे पैसे वैसे भर दिए, जो बकाया बाकी था सब पैसा वैसा भरा उन्होंने। और सिंबल लेने की बात आई तो उनको 3-4 चॉइस थी, तो उन्होंने सिंबल बस्ता लिया। उन्होंने कहा पूरे बिहार में बेटियों को बस्ता देना है, पढ़ाई लिखाई करना है, तो बस्ता लिया है। उन्हें ब्लैक बोर्ड लिया है, ब्लैक बोर्ड लिया है एजुकेशन के लिए। और बस्ता जो मिला है वो प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वहां पर। तो दोनों का स्कूल से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, अब तेज प्रताप का अगर राजनीतिक भविष्य देखें तो मुझे लगता है कि आरजेडी में उनके लगभग रास्ते बंद हो गए। जब उनको निकाला गया था उसके बाद, तेज प्रताप कितना पढ़े? पढ़ा तो घर में कोई भी नहीं है, मुझे लगता है जैसे 8वीं 10वीं पास है, 8वीं, ठीक है, 8वीं पास है, 8वीं पास है, डॉक्टर है, 8वीं पास लेकिन है मतलब तेज प्रताप जी ने ब्लैक बोर्ड चुना, ये अच्छी बात है। 8वीं पास है तेज प्रताप। हालांकि तेजस्वी ने भी कोई 10वीं पास नहीं की है, दोनों का एजुकेशन कम है। तो बेसिकली अब ये तय है कि वो परिवार के अंदर उनकी वापसी नहीं होगी। हालांकि जब उनको निकाला गया था तो उस समय कुछ लोगों ने, जो लालू प्रसाद के करीबी है, जो परिवार से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं या जो घर के लोग हैं, उन लोगों ने कोशिश की थी लालू प्रसाद से बात करके कि किसी तरह से तेज प्रसाद की वापसी की कोई गुंजाइश बन सकती है। तो ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद इतने नाराज थे और तेजस्वी भी उन्होंने कह दिया था कि भाई चुनाव हम जीते या हारे, तेज प्रताप की वापसी नहीं होगी। तो जब ये मैसेज चला गया तो मुझे लगता है कि अब तेज प्रताप को भी मालूम है, लालू जी ने साफ इनकार कर दिया कि हम चुनाव जीते या हारे, तेज प्रताप की वापसी अब नहीं होगी। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप ने भी कुछ दिन पहले जिस तरीके से कहा है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं आरजेडी में वापसी नहीं करूंगा, तो लगता है कि अब ये लड़ाई, मुझे लगता है अभी कोई इंपैक्ट मतलब है, आपको लगता है इतना इनका बेस की कुछ नुकसान? मुझे नहीं लगता कि अपनी सीट भले जीत जाए, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जहां पर आरजेडी के दूसरे नंबर के नेता का टिकट कटेगा तो वो तेज प्रताप के पास जा सकते हैं, उनको टिकट देंगे और यादव वोट काटेंगे। जहां से यादव खड़े करेंगे, ये भी यादव खड़ेंगे, खुद भी यादव है। तो अब यादव एक तो मुसलमानों का वोट बैंक है, ओबीसी मुसलमान का वोट बैंक काट रहे हैं, प्रशांत किशोर मुसलमानों का वोट बैंक काट रहे हैं। अब घर नजदीकी लड़ाई में नुकसान कर सकते हैं, निश्चित रूप से नजदीक करेंगे। कम से कम 10-15 सीटें ऐसी जहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। और आज चूंकि महिलाओं के लिए इतनी स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, तो ये भी आपको बता दूं, कांग्रेस की महासचिव सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा वो आज बिहार के दौरे पर हैं और वो पहले पटना में एक महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, फिर 3 बजे मोतिहारी में एक जनसभा भी करेंगी। प्रियंका गांधी का लगभग 1 महीने में बिहार का दूसरा दौरा। इससे पहले वो मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल हुई थी, जिसमें राहुल और तेजस्वी यादव ने 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की थी बिहार में। अच्छा, प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं तो इस पर गिरिराज सिंह बोले, केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं की तरफ से बिहारियों पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल की ओर बढ़ती पार्टी करार दिया। मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? जो कांग्रेस रेवंत रेड्डी को ला करके, स्टालिन को ला करके, रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दिया, रेवंत रेड्डी ने हिंदू और बिहारियों को गाली दिया। प्रियंका गांधी माफी मांगेंगे इसके लिए? देश की स्थिति, कांग्रेस अब धीरे धीरे नेतृत्व हो रहा है, एक तरह से अर्बन नक्सल के रूप में जा रहा है, जिसको देश प्रेम कम देशद्रोह ज्यादा दिख रहा है। रेवंत रेड्डी की बात याद दिलाई गिरिराज जी ने, तो प्रियंका गांधी की बात याद दिलाता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में बोल रहे थे और उन्होंने यूपी बिहार के लोगों के लिए स्लैंग के तौर पर यूज करते हैं शब्द करते हुए भैये,
भैये भैये यहाँ नहीं आ पाएंगे, भैये ये नहीं कर पाएंगे, भैये पंजाब नहीं चलाएंगे, इस किस्म की बातें वो कर रही थी। और प्रियंका जी बगल में खड़ी केवल सुन नहीं रही थी, वो ताली बजा रही थी। ये वीडियो आप जाकर देख भी सकते हैं। एनीवे, लेकिन बिहार जा रही हैं आज महिलाओं से, वो भी महिलाओं को एनर्जाइज करेंगी अपनी पार्टी के लिए। नहीं, कोशिश करें, अच्छा है। और प्रियंका जी देखिए लंबे समय से प्रयास कर रही हैं, जैसे राहुल जी पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो इनको भी लंबा समय हो गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चलाया था इन्होंने आधे में कहा था कि हम महिलाओं को टिकट देंगे, जिस पर विजय जी ने कहा कि जब जीत ही नहीं रहे थे तो दे दिया। तो अब बिहार में जाकर निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लिए भी बड़ा कठिन समय है, क्योंकि एक तरह से कहें तो कांग्रेस 2020 के चुनाव में इस तरह से नहीं थी। 2020 के चुनाव में प्रयास कर रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खुलकर सामने है कि हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए। ये मतलब एक तरफ पार्टी के तौर पर कहें तो ठीक है, लेकिन जब देखते हैं क्या परिणाम के तौर पर, तो परिणाम के लिए तो प्रयास करना पड़ता है। प्रयास इतनी देर में प्रियंका जी शुरू कर रही, क्या प्रियंका जी को और पहले जाकर ये नहीं करना चाहिए था? बाकी निश्चित तौर पर चुनाव है तो सभी दलों के बड़े नेता जाएंगे, अब उसका कितना असर पड़ेगा, कितना वो प्रभावी होंगे, देखने वाली बात होगी। बीसीडब्ल्यूसी में नहीं गई थी तो ये कहा गया था चूंकि आज जाना है तो इसलिए 4 दिन में 2 दौरे हो जाते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई आदमी कहे कि अच्छा ठीक है भाई वहां जाना है, तो कहे ठीक है, वो एक साथ होगा तो घर में 4 न्योता पड़ा है तो कराएंगे। अरे भाई, जहां आप महत्वपूर्ण काम समझते हैं वहां अलग से जाते हैं, और 2 दिन वहां रुक जाती तो और थोड़ा बिहार में अपनी कांग्रेस की बात कर पाती। तो ये तो बड़ा विचित्र है ना कि नहीं तभी हम जाएंगे, फिर क्या जाए, 2 बार आना जाना। अच्छा, इनको कौन सा टिकट की चिंता है, रिजर्वेशन की चिंता है, कंफर्म होगा कि नहीं, क्या पता होता हो। अरे कमाल कर रहे हैं आप। बिहार के लोग तरह इनको थोड़ी चिंता थोड़ी ना है कि भाई टिकट कंफर्म होगा कि नहीं या क्या होगा। कहीं से आम इंसान नहीं मानते क्या? मैं तो कहता हूं क्या पता फ्लाइट की टिकट भी देखते हो कितने के मिल रहे हैं। एक चीज में हम तो देखते नहीं, एक बात मैं पहले ठीक से कह दूं, आप ये गलतफहमी मत देश के दिमाग में डालिए, वो आम लोग नहीं है सर। राहुल गांधी बता चुके हैं कि हम प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुए थे, तंत्र हमको अंदर से पता है, वो सब कर सकते हैं। उनको आप ऐसे हल्के में लेंगे तो ये ठीक नहीं। मतलब बाकी चर्चा हम करते रहेंगे, वो कतई वो इस देश के विशिष्ट लोग हैं, उनके लिए देश ऐसे ही है। सर, हम सब में सबसे विशिष्ट आप ही हैं, तो आप ही नहीं, विशिष्ट नहीं। मुझे याद आया प्रियंका जी से, विनोद दुआ जी होते थे हमारे बड़े लोगों में से माना जाते हैं, तो वो अक्सर एक लाइन कहा करते थे कि भाई किसी शहर में कोई कवि गया तो जो संचालक था उसने परिचय कराते हुए कहा कि भाई ये शर्मा जी हैं, ये 30 साल से हमारे उभरते हुए कवि हैं इस शहर के। 30 साल से उभरते कवि हैं इस शहर के, तो ये भी उभरते हुए नहीं, मैं रेफरेंस नहीं, मुझे ऐसी याद आ गई बात। तो सर ऐसी बातें ऐसे ही मौके पे याद आ जाती हैं, यही तो आपकी कला है।